नमस्कार सभी को, विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम टेस्ट सीरीज कर रहे थे। पिछला सेशन हमारा इंटरप्ट हो गया था, सॉरी उसके लिए। तो वो बीच में बंद हो गया था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। टेस्ट नंबर 7 चल रहा है। 6 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो की स्पीड धीरे लग रही हो तो 1.25 या फिर 1.5 पे देखना और बेल आइकन नहीं दबाना, ठीक है। तो चलो इसको हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। इसमें क्वेश्चन 10 हो चुका है हमारे पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से हमें करना था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चरल सेंसस इन इंडिया। देखो, एग्रीकल्चरल सेंसस भारत में एक आया था, फोर्थ 5 ईयर प्लान। जो पहले 5 ईयर प्लान होते थे, जो कि सरकार ने 2017 में बंद कर दिया था। तो जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस टाइम पे, उसमें बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पे फोकस हुआ था। तो इसलिए एग्रीकल्चर सेंसस उस टाइम पे शुरू हुआ था। पढ़ते हैं क्या दिया इसमें। इन इंडिया इट इज़ कंडक्टेड एवरी 5 ईयर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। वेलफेयर 5 साल में होता है ये। इट इज़ कैरिड आउट एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, बिल्कुल सही है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहने का मतलब है पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है सेंसस कराने के लिए। The first agriculture census in India was carried out during the first 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कहने का मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे नहीं हुआ था, ये बाद में हुआ था। फोर्थ 5 ईयर प्लान में हुआ था, जिसका टेन्यूर था 69 to 74 था, 1969 से 74 तक था ये। तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो इसका 1-2 आंसर, मतलब कि ओनली 2 आंसर हो जाएगा। आंसर देखते हैं इसका हम, फटाफट करेंगे। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पूरा पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है अब हमारे पास। 11th कब भी आंसर, ठीक है। इसको कराया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फैमिली फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है ये। एफएओ के साथ फूड एंड एग्रीकल्चर, ये यूएन का ही पार्ट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कराता है ये। एग्रीकल्चर सेंसस इन इंडिया इस कैरिड आउट है सेंट्रल सेक्टर, इसकी मतलब कि 100% पैसे सरकार, केंद्र सरकार देगी। फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड 1971-70। देखो इसका मतलब ये हुआ वही 69 से 74 तक जो चला था फोर्थ ईयर प्लान, उसमें हुआ था। मेजर उस टाइम पे क्या था सरकार का जोर, कि एग्रीकल्चर से हमें बढ़ाना है, क्योंकि उसके पहले जो युद्ध हुए थे उसमें बहुत दिक्कत हो गई थी और भारत में खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा कमी थी। उसके कुछ टाइम पहले तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक टाइम पे खाना, जब अगर नारा सुना हो जय जवान जय किसान बोला था उन्होंने, तो एक टाइम पे खाना मना भी करते थे। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही थी सरकार भारत में उस टाइम पे। तो इन्होंने लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा फोकस देते हुए फोर्थ ईयर प्लान बनाया था। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तो दिया नहीं। हाँ, ये नंबर याद रखना कि ये 11th एग्रीकल्चर सेंसस था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, जैसे पिछली बार इन्होंने पूछा था डिलिमिटेशन कमीशन का, कि कितनी बार हुए हैं भारत में। तो ये पूछ सकते हैं कि कितनी बार एग्रीकल्चर सेंसस हुआ है। तो सो फार अभी तक इन्होंने 10 कराए हैं और 2021-22, ये पता नहीं कॉपी पेस्ट कर लिया है विजन वालों ने। यहाँ पे विल भी लिखा है 2021-22 का, मतलब 11 सेंसस हो चुके हैं अभी तक, जहाँ तक मुझे लगता है। एक बार कंफर्म कर लेना इसका करंट डेटा क्या है, 11 या 12 होगा, लेकिन देख जरूर लेना इसको। अगला प्रश्न करते हैं हम, क्योंकि ऐसे नंबर वाले क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है पहले भी। कंसिडर द फॉलोइंग नेट इनकम फ्रॉम शिपिंग सर्विसेज, नेट इनकम फ्रॉम टूरिज्म, नेट इनकम फ्रॉम बैंकिंग सर्विसेज। पूछा क्या है, हाउ मेनी ऑफ द अबव कॉन्स्टिट्यूट नेट नॉन फैक्टर इनकम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया हुआ था ना, कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब भी आएगा तो हमें ये याद रखना है कि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात होनी चाहिए, या तो फिर कुछ पैसा बाहर से आ रहा है जा रहा है। तो इसके दो अकाउंट होते हैं, ये तो कैपिटल अकाउंट होता है और एक होता है करंट अकाउंट। अब इसमें जो पूछा ये नेट फैक्टर इनकम, ये होता है आपका करंट अकाउंट का पार्ट। करंट अकाउंट में भी एक होता है ट्रेड इन गुड्स हो जाता है, और एक होता है ट्रेड इन सर्विसेज, एक होता है ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट तो वही पैसे आ जाते हैं जैसे कि हम कोई रेमिटेंसेज या गिफ्ट वगैरह भेजते हैं, तो इससे हमारा मतलब नहीं है। एक होता है जो गुड्स होता है, तो जो हम सामान विदेशों से मंगाते हैं वो हो जाएगा उसमें। एक होता है जो दूसरा सर्विसेज, सर्विसेज में आएगा ये। जैसे सर्विसेज में या तो मान लो कोई एनआरआई है भारत से बाहर आईटी सर्विसेज में काम करे तो उसको सैलरी वगैरह मिलेगी, तो वो हमारा हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम। अब जो दूसरा कंपोनेंट है इसका, करंट अकाउंट के सर्विसेज वाले का, इसका जो दूसरा कंपोनेंट है, एक तो नेट फैक्टर हो गया, एक होता है नेट नॉन फैक्टर इनकम। जैसे मान लो कोई टूरिस्ट आ रहा है, या तो फिर कोई ट्रेड के लिए शिपिंग लेन हम ट्रांसफर, जैसे शिप यहाँ से वहाँ जा रही है उसके पैसे लग रहे हैं, या तो फिर सॉफ्टवेयर सर्विसेज, मतलब ऐसी सर्विसेज कि जो पैसे लगते हैं उसको हम कहते हैं नेट नॉन फैक्टर इनकम। तो ये शिपिंग सर्विसेज भी इसमें आ जाएगा, टूरिज्म भी आ जाएगा, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं पैसे, तो वो तो कोई हमारा या तो रेमिटेंस भी नहीं है वो, और वो एज ए जॉब भी सैलरी भी नहीं दे रहे हैं, तो वो इसमें नेट नॉन फैक्टर इनकम में आता है। बैंकिंग सर्विसेज इसमें आ जाएगा। इसका आंसर तीनों ही हो जाएगा, ऑल 3 हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन, पूरा नहीं पढ़ेंगे, अगर यही चीज़ दिया होगा एक्स्ट्रा दिया होगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो वरना नहीं पढ़ेंगे। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऊपर देख चुके हैं, करंट अकाउंट एक होता है, इसमें फैक्टर इनकम होता है, जैसे कि जो डायरेक्ट प्रॉफिट वगैरह जो लेते हैं, जो जैसे भारत की कोई कंपनी है, जैसे मान लो यहाँ पे टाटा की कंपनी है कोई बाहर,
कहीं पर उन्होंने कुछ लगाया है तो उससे जो पैसे आएंगे वो फैक्टर इनकम हो गया। नेट नॉन फैक्टर इनकम हो गया। अब इसमें जैसे कि ऑनरशिप ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज दैट आर नॉट डायरेक्टली टाइड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड, जैसे आईटी सर्विसेज ही मान लो इसमें नेट फैक्टर इनकम में। नेट नॉन फैक्टर में मान लो वही शिपिंग, टूरिज्म, बैंकिंग सर्विसेज। और यहाँ पे पूरा अच्छा खासा बढ़िया फोटो बना के दिया है, मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा इसको, वहाँ से देख लेना। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल का भी लिंक, दोनों में से किसी में जुड़ जाना है, दोनों में जुड़ जाना, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। देखो 2 बजे रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं लेक्चर, तो थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है, जितना हो पाएगा कर लेंगे क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा ज़्यादा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये देखो ये बैंक है, मेजरली इसका फोकस भारत एशिया पे रहता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या है। इट वाज फाउंडेड विद द पर्पस टू एक्ट एज एन अल्टरनेटिव वर्ल्ड बैंक फॉर फंडिंग प्रोवाइडिंग फंड्स टू इट्स मेंबर कंट्रीज। ऑल्टरनेटिव नहीं है वर्ल्ड बैंक का, उसके साथ ये मतलब मिलजुल के काम करता है, ऑल्टरनेट काम नहीं करता ये, जैसे कि उसको सहायता देने के लिए कह सकते हैं, तो ऑल्टरनेट नहीं मानेंगे इसको। इट इज़ हेडक्वार्टर इन बीजिंग, बिल्कुल ठीक है, चाइना का इसमें बहुत बड़ा स्टेक है तो बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर बढ़िया है। इसमें बहुत सारे देश हैं, 100 से ऊपर ज़्यादा देश हैं, लेकिन हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है। इट हैज़ परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस इन द डिलिब्रेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, बिल्कुल ठीक है। देखो यूनाइटेड नेशन में जितने भी सोवरेन देश हैं, देश दुनिया भर के 193 देश हैं लगभग आज के टाइम पे, 192-93, सभी को सीट मिली होती है। तो जो कुछ होते हैं मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सीट मिलती है, तो उसमें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को भी सीट मिलती है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव लिखा है यहाँ पे। इसका आंसर 2 ये सही हो जाएगा, तो ओनली 2 हो जाएगा आंसर। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 13th का बी, ठीक है, चलो बी ही दिया है और पूरा लंबा चौड़ा कहानी दिखा है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो पढ़ लेते हैं। ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, ये जैसे किसी को लोन वगैरह चाहिए होता है तो ये दे देते हैं। भारत भी इनसे लोन लेता है अभी कुछ, भारत में कौन सा कुछ प्रोजेक्ट के लिए इससे पैसे लिए हैं भारत में, अभी करंट में न्यूज़ में था, याद नहीं आ रहा मुझे क्या था वो। तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में बना है, जो कि 2016 में शुरू हुआ था। मेंबरशिप ऑफ दिस बैंक इज ओपन टू मेंबर ऑफ, जो भी IBRD के जो सदस्य हैं, IBRD वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट। वर्ल्ड बैंक में देखो 5 ग्रुप, 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उसका एक पार्ट होता है IBRD। तो जो भी IBRD का पार्ट होगा या फिर आसियान डेवलपमेंट बैंक का पार्ट होगा, वो इसके मेंबरशिप बनने के हकदार होते हैं। अभी फिलहाल में 109 मेंबर है इनमें। मेंबरशिप इज ओपन टू बोथ सोवरेन एंड नॉन सोवरेन एंटिटी, जैसे कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंटिटी देते होंगे एंट्री। As a multilateral development bank, it focuses on providing investment infrastructure and productive sectors to foster sustainable development ठीक है, सब तो कहानी है। इट इज़ वर्किंग ऑन क्लोज देखो कोऑपरेशन में काम करता है, ऑल्टरनेट काम नहीं करता वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है, इतना याद रखना है। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। 2018 में इसने क्या किया, ग्रांटेड परमानेंट ऑब्जर्वर, इनको 2018 में यूनियन में मिल गई है सीट, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 करना है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट, देखो जो नेट फैक्टर इनकम होता है अब्रॉड से, वो फैक्टर इनकम जो डोमेस्टिक होता है उसमें से माइनस करते हैं जब फैक्टर इनकम जो बाहर से आता है, तो हमारा आता है ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जो GNP होता है वो GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, वो प्लस होता है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये सही लग रहा है मुझे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग नहीं होगा, ये समेशन होता है, ऐड होता है ये, तो ये डाउटफुल, ये गलत है। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हाँ ठीक है, ये वाला सही है दूसरा, और पहला गलत है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं इसका आंसर, 14th का भी है, ठीक है। देखो ग्रॉस डोमेस्टिक, ये देखो पहले चैप्टर होता है ना जो नेशनल इनकम काउंट करते हैं, उसी चैप्टर में आता है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। इसको अगर यहाँ पे नहीं भी समझ में आएगा तो इसको NCERT से या फिर अपने नोट्स वगैरह जहाँ से भी पढ़ा वहाँ से एक बार पढ़ लेना। यहाँ पे मैं फटाफट बता देता हूँ। ग्रॉस देखो GDP में पता है क्या होता है, जो अपने टेरिटरी में जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उसको GDP कहते हैं एक साल में। उसमें जो अगर उसमें माइनस कर देते हैं फॉरेनर्स वाले तो उसको हम, और अपने नेशनल के जो बाहर हैं उनको, उसको अगर ऐड कर देते तो GNP हो जाता है।
अब जीएनपी क्या होता है, जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम अर्न बाय द डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो भारत के लोग हैं बाहर रह रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसमें से माइनस कर देंगे जो बाहर के लोग भारत में काम कर रहे हैं। इसको हमने कल भी डिस्कस किया था, फिर दोबारा नहीं करेंगे, जीएनपी भी हमने कल किया था। एज पार्ट ऑफ द कैपिटल गेट्स, और देखो जो अगर कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है तो जो भी मशीन वगैरह यूज हो रही होंगी तो उसमें डिप्रिसिएशन होगा, वो उसकी कीमत घटेगी। आज भी हम देखते हैं अगर कोई गाड़ी खरीदते हैं, मान लो 25 लाख की गाड़ी है, अगले साल उसको हम बेचने नहीं जाएंगे, अगले साल के एक दिन बाद ही बेचेंगे तो कोई 25 लाख नहीं देगा, 20-22 लाख देगा। तो वो हम ये मान के चलते हैं कि डिप्रिशिएट होता है, चीज़ें गुड्स होती है वो डिप्रिशिएट करती है, तो उसमें से माइनस कर देंगे हम नेट नेशनल प्रोडक्ट को, जीएनपी से माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है नेट। नेट कभी भी होगा तो वो किसी में से माइनस होता है, तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन माइनस हो रहा है। जब भी नेट की बात आती है तो कुछ चीज़ माइनस होती है या तो फिर प्लस होती है, ज़्यादातर माइनस ही होता है। अगला प्रश्न करते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी एम्स टू प्रोटेक्ट farmers from market fluctuations and thus prevent distress sales of crop by farmer। हाँ ठीक है, मार्केट फ्लक्चुएशन होता रहता है, इसलिए तो सरकार एमएसपी की गारंटी, यही तो सरकार से मांग करते रहते हैं कि एमएसपी की गारंटी दो, तो सरकार देती भी है कुछ। अभी भारत सरकार फिलहाल 22 शायद 22 क्रॉप्स पे देती है एमएसपी, जिसमें से कि 14 खरीफ है और 6 रबी क्रॉप्स है और 2 कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं। इतना याद रखना। खरीफ इस पे क्वेश्चन आ चुका है, पिछले साल ही शायद पूछा था, नाइजर सीड है कि नहीं एमएसपी में, तो नाइजर सीड है। तो ये जो 14 क्रॉप है ना, 14 जो खरीफ क्रॉप है, 6 रबी क्रॉप है और 2 कमर्शियल क्रॉप है, इसका नाम पूरा अच्छे से याद कर लेना। इसके कौन से सीजन में होते हैं, कहाँ पे होते हैं, ये भी याद कर लेना, क्योंकि बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं आगे, इसमें क्या दिया, एमएसपी इज लीगली गारंटीड मिनिमम प्राइस ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सम ऑफ द फूड ग्रेन्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स। ठीक है, लीगली गारंटीड तो है, नहीं लीगल गारंटी नहीं है सरकार पे, यही वो मांग करते हैं सरकार से कि इसको लीगल गारंटी बना दो। सरकार देती तो है लेकिन वो सरकार पे है कि उसको कमीशन, जो कमेटी बैठती है वो जो रिकमेंड करती है वो सरकार करती है, लेकिन लीगली गारंटी नहीं है। जो आपको याद हो, जो बहुत हंगामा हुआ था, कृषि कानून आए थे, जो 3 कानून आए थे वापस हो था, उस टाइम पे यही डिमांड थी इनकी, अभी भी है कि लीगल गारंटी कर दो एमएसपी को, ताकि सरकार पे वो बाध्यता हो जाएगी, फिर सरकार मना नहीं कर सकती, लेना ही लेना पड़ेगा। तो ये जहाँ तक मुझे लगता है लीगली गारंटी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही है, तो 15th का ओनली 1 हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम, 15th का ए। ठीक है, एमएसपी देखो क्या होता है, लोवेस्ट रेट एट विच गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, एफसीआई के थ्रू करती है, दिया नहीं है यहाँ पे नाम। एक भारत सरकार की संस्था है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके थ्रू ये जितने भी क्रॉप्स होते हैं वो खरीदते हैं एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, उसको एमएसपी कहते हैं। अभी फिलहाल 12 क्रॉप्स को देते हैं, ये यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया है, इसमें से 14 खरीफ है और 14 और 6, 14 6 20, 6 रबी क्रॉप है और दो है यहाँ पे, 3 दिया है, तो चलो 3 ही मान लो। तो मतलब यहाँ पे जो 3 दिया है ये इसमें से कोई एक पे नहीं पे, तो कोपरा ये नारियल को कहते हैं, शुगर के गन्ना है, गन्ना पे एफआरपी होता है, तो यही 2 मेन कमर्शियल क्रॉप में मानते हैं वैसे। तो टोटल 22 है, ये याद रखना। इन एडिशन देखो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया ना, ये पूछा था पिछले साल, इसमें नाइजर सीड, देखो नाइजर सीड यहाँ पे दिया, यही पूछा था यूपीएससी में। इन एडिशन टू एमएसपी फॉर तोरिया डी हैज, ये तो जैसे आवश्यकता अनुसार होती है उस पर देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम करते हैं। देखो अभी लीगल स्टैट्यूट नहीं है भारत में एमएसपी, मांग हो रही है लेकिन हुआ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन वॉज जॉइंटली involved in the development of system of national account which is used to compile measures of economic activity globally। ग्लोबली ये जो काम सीए वगैरह करते हैं वो पूछ रहा है कि दुनिया भर में कौन करता है। यूनाइटेड नेशन मिनिस्ट्री ऑफ, देखो दुनिया भर का है तो एमओएसपी तो करेगा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल बैंक भी इतना सबका ठेका लेके नहीं बैठा, अब तो बिल्कुल ही नहीं लगा जब से डोनाल्ड ट्रंप आ गए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी ये सब नहीं करता है, ये कॉन्फ्रेंस वगैरह कराते हैं। यूनाइटेड नेशन नहीं करता है, यूनाइटेड नेशन की कोई संस्था है वो इस पे ज़्यादा जोर देती है, ये दुनिया भर का लेखा जोखा रखते हैं, तो उसका नाम नहीं दिया भाई, यूनाइटेड नेशन दिया, तो यही होगा इसका आंसर 16। ये तो इजी क्वेश्चन था, ना भी पता हो तो हम कर लेंगे। द सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट वाज डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशन इन इंटरनेशनली एग्रीड स्टैंडर्ड ऑफ सेट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ ऑन कंपाइलिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी मेजर्स। ठीक है, ये सब नहीं देखना में, 2008 में ये शुरू हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिव कंसिस्टेंट फ्लेक्सिबल सेट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंट, देखो ये मतलब दुनिया भर का जो भी कहीं पे मान लो बेकार अर्थव्यवस्था चल रही है या फिर कहीं बढ़िया चल रही है तो रिकमेंडेशन वगैरह देती है, ये रिपोर्ट निकालते रहते होंगे कि किसका अच्छा चल रहा है तो दूसरे को उससे सबक मिलेगा, अच्छा रहेगा, कहाँ पे कंजम्पशन कैसा है, सेविंग कैसा है, इन्वेस्टमेंट कैसा है, तो ये दुनिया भर का मतलब निकालते रहते होंगे। ठीक है, एसएनआई इज इंटेंडेड टू
सभी देश इनके बातों का सम्मान करते हैं, सुझाव लेते हैं इनसे। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। ये नाम याद रख लेना बस कि SNA यूनाइटेड नेशन रिलीज करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ SNA UN ने किया था। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ग्रीन GDP। देखो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ये, और कई बार इससे ज़्यादा ग्रीन GDP, ब्लू इकोनॉमी, ये सब क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट होते हैं UPSC के। चलो पढ़ते हैं ऑप्शन क्या दिया। कंट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन GDP। देखो सबसे पहले ही ऑप्शन इन्होंने ऐसा दे दिया है, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं। कंट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन GDP ये नहीं होता है ग्रीन GDP। ये बेसिकली ये दिखाता है कि आप कितना विकास कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट को जो नुकसान हो रहा है उसको कितना मैनेज कर पा रहे हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी गलत है। कलर कोडेड मेथड ऑफ GDP कैलकुलेशन बाय यूनाइटेड नेशन, ये भी गलत है। GDP कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टिंग एनवायरमेंटल डैमेज, हाँ बिल्कुल ठीक है, यही होगा कि अब GDP तो बढ़ा है ये, इसको अभी इन्वायरमेंट को शायद उत्तराखंड अपनी GDP में कैलकुलेट भी करता है, एक बार कंफर्म कर लेना, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है उत्तराखंड ही करता है। तो ये ग्रीन GDP यही बताता है कि आप इन्वायरमेंट डैमेज करने कि आपका GDP जो कैलकुलेट होगा, अगर आपने विकास कार्य किए हैं तो जो अपने इन्वायरमेंटल डैमेज किए हैं उसको माइनस करके होगा, तो वो फिर ग्रीन GDP होगा, आपका असली ग्रोथ उसी को मानेंगे। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं क्या दिया इसमें। 17th का D, चलो ये तो ठीक ही है। तो ग्रीन GDP कंपेयर करते हैं ये लोग GDP को, मतलब एनवायरमेंट चेंज डैमेज को काउंट करके करते हैं। और रिपोर्ट ऑफ कमिटी ग्रीन नेशनल अकाउंट इन इंडिया framework opines that word green GDP is misnomer as it is about wealth of the nation that one is referring while talking about the accretion। ठीक है, मेन बात ये याद रखना कि इन्वायरमेंट को कितना नुकसान है उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ग्रीन GDP होगा, उसको मैनेज करते हैं। तो एज पर जॉब, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एज पर जॉब्स फॉर रिजिलियंस साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट, ये कोई रिपोर्ट का नाम है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक इसको निकालता है। द साउथ एशियन रीजन इंक्लूडिंग इंडिया इज नॉट रीपिंग इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड इन दिस कंटेक्स्ट। देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमने ज्योग्राफी वाला जो टेस्ट किया था उसमें किया था। भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड कब तक था, 2050 के आसपास था, 2050-55 के आसपास। मतलब अभी भारत का जो स्वर्णिम काल चल रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड का। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। तो यही बता रहे हैं क्वेश्चन कि भारत या फिर साउथ एशिया के सारे देश इंडियन सब कॉन्टिनेंट के उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है। एक्सेप्शनली लो शेयर ऑफ वुमेन इन एम्प्लॉयमेंट, हाँ ठीक है, क्योंकि जो नारी शक्ति है उसको पूरा मतलब जितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए 50% अगर पॉपुलेशन में रिप्रेजेंटेशन है तो लॉजिकली 50% एम्प्लॉयमेंट में भी होना चाहिए, जो कि है नहीं। भारत में 20-22 के आस 20% ही है शायद अभी तक फिलहाल। तो वीक एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स इन नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर, बिल्कुल ठीक है। अभी भी जो मेजरली लोग एम्प्लॉयड हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में ही हैं, भारत में 45-40% के आसपास होंगे, जिसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट रेशियो ऑफ द रीजन इज रिलेटिवली लोअर देन द इमर्जिंग इकोनॉमीज, ये भी ठीक है। अभी एम्प्लॉयमेंट रेशियो भारत में या फिर बाकी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनके रिलेटिवली अभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एम्प्लॉयमेंट रेशियो कम है। नैरो डेमोग्राफिक विंडो विच इज ओनली टू एग्जिस्ट टिल 2035। देखो नैरो तो कह सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा देश है तो 40-50 साल भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन 2035 तक नहीं है, ये 2050 या 55 तक है। इसको हमने ज्योग्राफी में किया हुआ है, अगर आपको याद हो, देखा हो अगर आपने तो 1 2 3 इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए। और ये 2055 है या 50 है जहाँ तक मुझे याद है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 का सी है, कौन सा गलत है। देखो ये रिपोर्ट का नाम फिर से दोबारा दिया है, वर्किंग एज पॉपुलेशन हम मानते हैं 15 to 64। ये एग्जैक्टली यही ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन था, ज्योग्राफी में भी 2-3 बार आया था। भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला विंडो है 37 साल का है, जो कि 2018 में शुरू हो चुका है और 2025 तक चलेगा। मतलब 7 साल हम ऑलरेडी इसमें खर्च कर चुके हैं, तो 30 साल ही बच रहे बस। अब कारण क्या है भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा नहीं उठा पा रहा है, इसका कारण यह है जॉबलेस ग्रोथ। मतलब ग्रोथ तो हो रही है लेकिन लोगों के पास जॉब नहीं है बहुत ज़्यादा, वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, काम कम है, तो ये दिक्कत है। एक्सेप्शनली लो शेयर ऑफ वुमेन इन एम्प्लॉयमेंट, इसको देख लेना एक बार, शायद 20 या 22% है। वीक एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड इन नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर, हाँ ठीक है, तो ये तो मैंने एक्सप्लेन ही किया पहले ही क्वेश्चन में ही, ये सब बता दिया। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19th, ठीक है। मेथड मीनिंग फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। देखो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है कि पहले अगर कोई
मार्केट से पैसे उठाती है कंपनी। जैसे कभी भी कोई, आपने सुना होगा मार्केट लिस्ट होता है, आईपीओ आते हैं, तो जब मार्केट से पैसे उठाती है कोई कंपनी तो उसके बाद एक बार और फिर से ऑफर देते हैं, उसको हम कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो इसमें क्या दिया, मीनिंग लिस्टेड कंपनी कम्स आउट विद फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। हाँ बिल्कुल ठीक है। जैसे अभी कुछ दिन पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हो तो आपको पता होता है एनबीसीसी ने अभी फ्रेश फॉलो ऑन ऑफ पब्लिक ऑफर ले आया था एनबीसीसी, तो ठीक है। ये नेशनल बिल्डिंग कॉर्पोरेशन कहते हैं इसको। प्रेफरेंशियल इशू उनको देते हैं जो या तो पहले से होते हैं या कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे हो, कुछ विशेष लोगों को प्रेफर करते हैं, उनको कहते हैं प्रोसीजर ऑफ बल्क अलॉटमेंट टू द फ्रेश शेयर टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, वेंचर कैपिटलिस्ट एक्सेट्रा। हाँ ये भी ठीक है। अगर आप मनी कैपिटल मार्केट में अगर सॉरी शेयर मार्केट में अगर आप डील करते हैं तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जैसे अभी कुछ दिन पहले इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। प्रेफरेंशियल इशू हुआ था, एक कंपनी है आज़ाद इंजीनियरिंग करके, इसमें सचिन तेंदुलकर जो भारत में क्रिकेटर हैं उनका प्रेफरेंशियल इशू, उनके इसमें शेयर हैं बहुत ज़्यादा। तो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल करके है, तो उनको पहले शेयर आईपीओ आने से पहले उनको शेयर मिले थे, तो वो कह सकते हैं, तो उनका पैसा इसमें लगा था, तो वो मान सकते हैं उसको प्रेफरेंशियल इशू, ये भी ठीक है। राइट्स इशू ऑफ, जैसे कि और भी दूसरी कंपनी का नाम देखें, जैसे एसवीजेएन करके एक कंपनी है, उसमें राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पैसे लगे हैं, तो ये ठीक है। राइट्स इशूज ऑफ शेयर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। हाँ देखो, जैसे कि कोई कंपनी अगर ब्रेकआउट शेयर करती है तो जो पहले से उनके शेयर होल्डर होते हैं उनको उनके प्रोपोर्शन में, जैसे मान लो एक शेयर है, 10 शेयर है किसी का, तो अगर 1:2 करना है तो 5 शेयर इनको दे देगी, उसका दाम घट जाता है। लेकिन राइट्स इशू इसी को कहते हैं जिनका पहले से शेयर होता है कंपनी में, उनको ब्रेकआउट करके कंपनी और शेयर दे देती है, तो ये भी ठीक है। तीसरा, इसका आंसर तीनों ही हो जाएगा। वैसे अगर पढ़ने में टफ लग रहा होगा, अगर आपको नहीं पता होगा स्टॉक मार्केट का कुछ भी, तो लेकिन वैसे क्वेश्चन इजी है अगर थोड़ा भी स्टॉक मार्केट का पता है तो। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम 19th का सी। देखो, दो टाइप के मार्केट होते हैं जो हम यूजुअली डील करते हैं, ठीक है। एक होता है प्राइमरी मार्केट होता है और सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट मतलब जब भी कोई कंपनी आती है मार्केट में, अगर उसको मार्केट से पैसे उठाना है तो वो मार्केट पे बीएसई एनएसई कहीं पे लिस्ट होना चाहेगी, तो सबसे पहले उस पर आईपीओ आएगा तो लोग उसमें पैसा लगाएंगे, तो वो होता है प्राइमरी मार्केट सबसे पहले पहले। लेकिन एक बार जब वो एनएसई या बीएसई कहीं पे लिस्ट हो गया तो वो फिर सेकेंडरी मार्केट का पार्ट हो जाता है। तो यही बात यहाँ पे लिखी होगी जहाँ तक मुझे लगता है। यहाँ पे आईपीओ बताया पूरा। आईपीओ वही होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो और उसके बाद जो दोबारा वही कंपनी अगर ऑफर करे या फिर अगर कोई खरीदे, जैसे बहुत सारे ऐप आते हैं ना, ग्रो ऐप, एंजल वन, या दुनिया भर के ऐप हैं जो ये यही काम करते हैं, आप इनके थ्रू खरीद सकते हैं ये। तो ये हो गया एफपीओ जो दोबारा से करे, और प्रेफरेंशियल इशू मैंने बताई सचिन वाले एग्जांपल देके, और राइट्स इशू मैंने बताया जो अभी जो पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको देना। और प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, कंपनी ऑफर इट्स सिक्योरिटी टू स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर, इट्स कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब कुछ लिमिटेड लोग को ही उनको ही देती है, तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग: डिक्रीज इन रेपो रेट बाय आरबीआई, डिक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ आइटम्स सच एज एग्रीकल्चरल क्रॉप। पूछा क्या इसने, हाउ मेनी ऑफ द अबव विल हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। अच्छा, इन्फ्लेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर दोबारा से पढ़ते हैं। इंक्रीज इन रेपो रेट बाई आरबीआई, अगर रेपो रेट बढ़ा देता है आरबीआई तो मार्केट में कम पैसे रहेंगे, तो ये कंट्रोल करेगा इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये बात सही है, क्योंकि देखो रेपो रेट अगर आरबीआई बढ़ा देते हैं, मतलब कि रेट बढ़ा देगा, तो लोग बैंकों को कम लोन कम लेंगे, तो मार्केट में पैसा कम होगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। डिक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस, अगर डायरेक्ट टैक्स घटा देती है सरकार, तो भी नहीं, डायरेक्ट टैक्स अगर घटा देती है तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा रहेगा। जैसे कि अभी हम देखें 12 लाख तक इनकम टैक्स हटा दिया है, तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा रहेगा, तो खर्च ज़्यादा करेंगे, तो खर्च ज़्यादा करेंगे तो शायद ये मतलब कॉज कर सकता है इन्फ्लेशन। अभी तो नहीं होगा तुरंत, लेकिन ये कारण हो सकता है इन्फ्लेशन का, तो ये कंट्रोल नहीं करेगा, तो ये गलत है। डिक्रीज इन एक्सपोर्ट आइटम सच एज एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, देखो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स अगर मान लो उत्पादन होता है, उत्पादन से ज़्यादा बाहर भेजने लगते हैं हम, तो भारत में ऐसा हो सकता है कि कमी हो जाए खाद्यान्न की। तो अगर एक्सपोर्ट आइटम को डिक्रीज कर देते हैं बाहर भेजना,
तो ये भी कारण हो सकता है कंट्रोल करने का इन्फ्लेशन का। तो तीसरा तो सही है और दूसरा गलत था, 1 एंड 3। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 सही है, 1 एंड 3। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। 20th का भी ठीक है, मेजर ऑफ कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। देखो इस पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है और ये बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं, लेकिन इन्फ्लेशन अगर एक बार में समझना है कि कंट्रोल कैसे करना है, तो बस कोई लॉजिक से मार्केट में पैसा कम होना चाहिए, सीधी सी बात है। कभी भी इन्फ्लेशन अगर कम करना है तो मार्केट में कम से कम पैसा रहेगा तो इन्फ्लेशन कम रहेगा, ठीक है, इतनी बात याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। अब देखते हैं इसमें क्या दिया। कॉन्ट्रैक्टरी, देखो दो टाइप की पॉलिसी होती है, एक तो कॉन्ट्रैक्शनरी होता है और एक एक्सपेंशनरी होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करता है आरबीआई, तो इसका मतलब है कि कंट्रोल करना चाहता है इन्फ्लेशन। तो इस कंट्रोल करना इन्फ्लेशन मतलब कि मार्केट से पैसे एब्जॉर्ब करेगा आरबीआई। तो अगर रेपो रेट इंक्रीज कर देता है आरबीआई तो लोन महंगे हो जाएंगे। अब जो लोन महंगे हो जाएंगे तो बैंक वाले लोगों को महंगा लोन देंगे, तो महंगा लोन रहेगा तो लोग लेंगे नहीं, लोन नहीं लेंगे तो मार्केट में पैसा नहीं आएगा, तो वो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। इससे फिस्कल मेजर्स क्या कर सकती है सरकार रिड्यूस करने इन्फ्लेशन के लिए? वही डायरेक्ट टैक्स घटा दे, सॉरी, इट में इंक्लूड इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस, डिक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। डिक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जो सामान हम खरीदते हैं जैसे जीएसटी वगैरह, और इंक्रीज इनकम टैक्स तो ऊपर हमने डिस्कस कर ही लिया है। गवर्नमेंट टेक्स वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम सच एज मेजर कैन बैनिंग एक्सपोर्ट, ये तो बताया मैंने। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। देखो ये क्वेश्चन मुझे लगता है आउटडेटेड हो गया होगा, क्योंकि अभी जो बजट आया था 1 तारीख को, मतलब कि 1 हफ्ते पहले, उसमें इंश्योरेंस सेक्टर पे काफ़ी चर्चा हुई है और अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है। फिर भी हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अगर कुछ लगेगा ऐसा तो। इंडियाज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज मोर देन 10% ऑफ जीडीपी, ये बात गलत है, क्योंकि भारत में इंश्योरेंस बहुत कम लोग करवाते हैं। यही सरकार की चिंता भी है बहुत ज़्यादा कि भारत में इंश्योरेंस कवर उतना नहीं है, लोग अचानक से बीमार पड़ते हैं। इतनी मेहनत से तुम पॉवर्टी लाइन से लोगों को बाहर लेके आते हैं, और अगर कोई एक परिवार का सदस्य बीमार पड़ता है फिर वापस से गरीबी रेखा के नीचे लोग चले जाते हैं। तो बहुत बड़ा गंभीर विषय है, तो ये गलत है। एफडीआई लिमिट इज द इंश्योरेंस सेक्टर इज 51। जब ये प्रश्न पूछा होगा उस टाइम पे भी ये गलत है, उस टाइम पे 74 या 75 था, और आज की तारीख में बजट आने के बाद ये 100% हो गया है, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के प्रीलिम्स के लिए भी याद रखना। एफडीआई लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर हैज बीन इंक्रीज टू 100%। नेक्स्ट ऑप्शन, इंश्योरेंस डेंसिटी इन इंडिया इज मोर देन 20,000 रुपीज। देखो इतना धनी देश नहीं है भारत में कि इंश्योरेंस डेंसिटी का मतलब होता है कि पर कैपिटा कितने लोगों ने इंश्योरेंस, मतलब कितने तक का इंश्योरेंस लोगों ने कराया है। तो भारत में 20,000 तक वाली स्थिति नहीं है, अभी बहुत कम है ये, तो ये भी गलत है लॉजिकली भी, मतलब ज़्यादा हो जाएगा पैसा। 20,000 वैसे सुनने में मतलब जिसके पास पैसे उनको कम लेगा, लेकिन वैसे 20,000 ज़्यादा अमाउंट है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका तो आंसर डी हो जाएगा, फिर सभी गलत ही है। तो आंसर देखते हैं इसका, 21 का डी है, ठीक है, बढ़िया। अब इसमें क्या देखना है हमें, इम्पोर्टेंट क्या है, लास्ट 2 डेकेड में भारत में इंश्योरेंस का थोड़ा वो बढ़ा है। पहले तो केवल एक प्राइवेट पब्लिक होता था, एलआईसी वाला ही होता था, तो बहुत सारे हो गए। तो भारत में अभी फिलहाल 67 इंश्योरर्स हैं, जिसमें कि 24 लाइफ इंश्योरर, 26 जनरल इंश्योरर, 5 स्टैंड अलोन, ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं इसको। इंश्योरेंस डेंसिटी भारत में देखो क्या है, ये ट्रेंड पूछ सकता है शायद। तो अगर हम देखें इधर ईयर बढ़ाते हैं तो ऐसे कुछ कुछ बढ़ा है ये, $91 है 21 में, 11 $11 2001 में, 20 साल में मतलब लगभग $80 का एक्सपेंशन हुआ है। तो मतलब उतना नहीं है, 20,000 के बराबर नहीं है। इसको कितना मान सकते हैं, 8 9 72, 8,000, 10,000 से नीचे ही हो जाएगा ये, अगर डॉलर में कन्वर्ट करते हैं इसको तो वो 20,000 नहीं जाएगा, तो ये गलत है। एफडीआई लिमिट in insurance increased from 49% to 74% in budget 2021। अभी इसको अब एक्सटेंड कर सकते हैं कि अभी इसको 2025 बजट में 100% कर दिया है, ठीक है। और भारत का ग्लोबल मार्केट शेयर मतलब पूरी दुनिया में अगर देखें तो सिर्फ 3.23% ही है, बहुत कम है। पॉपुलेशन भारत का 16% है दुनिया में, तो उसके हिसाब से देखें तो बहुत कम है। द इंडियन इंश्योरेंस मार्केट एक्सपेक्टेड टू रीच $200 बिलियन बाय 2027, ठीक है, एक्सपेक्टेड है, ये अचीव भी हो सकता है, जैसे बहुत ज़्यादा ऐड तो आते रहते हैं दिन भर। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। देखो वर्ल्ड बैंक ग्रुप आखिर आ ही गया क्वेश्चन, ऊपर हमने एक क्वेश्चन में आया था ना ये,
इसमें 4-5 होते हैं इसके ब्रांच, देख लेते हैं। टू ज्वाइन वर्ल्ड बैंक ग्रुप अ कंट्री फर्स्ट नीड टू बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हाँ बिल्कुल, ये जरूरी है, ये इनके क्लॉज में ही लिखा है, जो इनका आर्टिकल होता है, जो इनका संविधान है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, उसमें ये क्लॉज है कि आपको उसका मेंबर होना ही चाहिए। ठीक, अगला देखते हैं हम। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफर्स इंटरेस्ट फ्री लोन टू द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्री। ये तो थोड़ा डिबेटेबल है, इंटरेस्ट फ्री तो ये चैरिटी तो करने बैठे नहीं है, तो इंटरेस्ट फ्री तो नहीं देंगे, फिर भी देखते हैं। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ऑल 5 इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। नहीं, सभी का मेंबर नहीं है भारत, एक कोई है उसका मेंबर नहीं है भारत, पता नहीं उसका क्या नाम है, मतलब कुछ बहुत कम सुनने में भी आता है वो, तो कुछ वो ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट वाला है, मतलब उसका मेंबर भारत नहीं है, तो ये तो ऐसे ही पक्का गलत है। और ये सही है हमारा, क्योंकि ये मेंबर होना ज़रूरी है आपको IMF का। तो ये वाला थोड़ा मतलब रिस्की लग रहा है, ये वैसे नहीं होगा ना, क्योंकि चैरिटी करने तो बैठा नहीं है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो दूसरा भी गलत ही मान के चलते हैं, इसका आंसर 1 होना चाहिए, मतलब ओनली 1। देखते हैं आंसर इसका, 22 का आंसर ठीक है, यही दिया है। तो वर्ल्ड बैंक वॉज स्टैब्लिश इन 1941। देखो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसमें से IMF और वर्ल्ड बैंक ये निकला था, फिर गैट बन गया था बाद में चल के WTO। WTO 1995 में बना था, ऊपर हमने किसी क्वेश्चन में किया हुआ भी था शायद, और फिर ये IMF, ठीक है, ये सब किया हुआ है हमने। देखो 5 ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। IBRD जो ऊपर हमने देखा था, रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बैंक, ये असिस्टेंस देती है मिडिल इनकम और पुअर कंट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, या फिर कुछ अगर इनको विकास वाले काम करने तो ठीक है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये भी देते हैं, क्रेडिट देते हैं, एसेंशियली इंटरेस्ट फ्री ये है डेवलपमेंट एसोसिएशन वाला। रिकंस्ट्रक्ट IBRD नहीं देता, ये दे रहा है, देखो ये वाला क्रेडिट दे रहा है, एसेंशियली इंटरेस्ट फ्री है, जो कि मतलब पैसे वापस करने हैं, फ्री के नहीं है, इंटरेस्ट नहीं लग रहा है सिर्फ। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ये प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी सपोर्ट्स डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू कंट्री बाय ऑफरिंग सिक्योरिटी अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट ऑफ द। देखो इसका काम क्या है, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसका एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो पाकिस्तान में किसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो जाएगी नहीं, वो सोचेगी यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब या तो हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी गारंटी ये लेता है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, कि चलिए देख लेंगे हम, अगर कोई दिक्कत होती है तो उसका अगर पॉलिटिकल टर्माइल होता है तो ये देते हैं उनको सिक्योरिटी, इसकी गारंटी लेते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर, इसी का मेंबर नहीं है देखो भारत, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स फैसिलिटेट्स एंड वर्क टुवर्ड्स अ सेटलमेंट इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन फॉरेन इन्वेस्टर एंड लोकल कंट्री। ठीक है, इसको बेसिकली मना किया था इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन ने 2000 में कि इसका मेंबर नहीं बनो, ये धोखा हो सकता है इसका मेंबर बनने में, क्योंकि ये विकसित देशों के पक्ष में है। अगला प्रश्न हम करते हैं। Consider the following action of RBI: decreasing interest rates, increasing reserve requirement, selling government bond. How many of the above are likely actions of RBI during hawkish contractionary policy? देखो हॉक तो एक बर्ड होता है ना, बाज सुना होगा आपने, तो बाज की नज़र होती है जो हम कहते हैं, तो बिल्कुल टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को हम कहेंगे, मतलब बिल्कुल ध्यान देते हैं जब RBI, उसको हॉकिश कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी कहते हैं। मतलब कि ऊपर हमने देखा था जब मार्केट में ज़्यादा पैसे हो जाते हैं उसको कम करने के लिए, इन्फ्लेशन हो जाता है उसको कम करने के लिए RBI कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करता है। आप देखते हैं डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, अगर RBI रेट घटा देगा तो लोन ज़्यादा लेंगे बैंक, मतलब बैंकों के पास पैसा ज़्यादा होगा लोगों को देने के लिए, और मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा तो इसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये काम नहीं करेगा RBI। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाती है, डिक्रीज नहीं करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करना। अगर ये एक्सपेंशनरी होता तो ये बात सही होती। इंक्रीजिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट, देखो रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ाने का मतलब क्या है कि पैसे ज़्यादा CRR SLR ये सब ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो मार्केट से पैसे एब्जॉर्व होंगे रखने के लिए, तो ये बात ठीक है। सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड बेचने का मतलब क्या है, बॉन्ड RBI दे के मार्केट से, सरकार से पैसा ही लेती है, या फिर किसी से जो जिसको भी बॉन्ड देगी उससे पैसा लेगी, तो मतलब कि मार्केट से पैसा कम हो रहा है, तो ये बात ठीक है। तो इसका ये वाला ठीक है, 2 और 3 इसका से, मतलब इसका आंसर ओनली। देखो जब भी इन्फ्लेशन की बात आए तो ये बात याद रखना कि मार्केट से हमें पैसे कम करने हैं, चाहे जिस माध्यम से हो,
अगर बाजार से पैसे कम हो रहे हैं तो इन्फ्लेशन कम होगा, बस इतना याद रखना है। तो ये हो जाएगा। तो 23 का बी हो गया, तो हम आंसर देखते हैं, इसका बी होना चाहिए। 23 का बी है, ठीक है। अब ये कहानी ऊपर हमने पढ़ ली है, दोबारा से नहीं पढ़ेंगे। ऊपर हमने एक्सपेंशन कंट्रैक्शन पॉलिसी देखा था। अगला प्रश्न करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24। कंसिडर द फॉलोइंग ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सक्लूडिंग बोथ रेवेन्यू रिसीट एंड नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट फ्रॉम टोटल एक्सपेंडिचर। हाँ ठीक है। देखो, जो फिस्कल पॉलिसी होती है भारत में, उसका दो टाइप है। इसको थोड़ा इसका भी मैं भेज दूंगा इमेज उधर, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको डिटेल में अभी हल्का सा। फिस्कल पॉलिसी दो टाइप के होते हैं, मतलब उसमें दो अकाउंट मेनली होते हैं जब भी बजट आता है। तो एक रेवेन्यू अकाउंट होता है और दूसरा कैपिटल अकाउंट होता है। ये आपने पढ़ा भी होगा बैंकिंग वाले चैप्टर में, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, जहाँ पे भी आता है। तो रेवेन्यू अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, एक रेवेन्यू रिसीट होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और कैपिटल अकाउंट का भी दो पार्ट होता है, कैपिटल रिसीट होता है और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अब जो रेवेन्यू रिसीट होता है उसमें दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक टैक्सेबल होता है, एक नॉन टैक्स होता है, जो मतलब सरकार के पास जो पैसे आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, एक टैक्स से या फिर नॉन टैक्स से। दूसरा जो एक्सपेंडिचर जो सरकार खर्च कर रही है, तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होगा या तो फिर नॉन डेवलपमेंटल होगा। तो कैपिटल रिसीट होगा तो उसमें एक होता है नॉन डेट क्रिएटिंग होता है, और एक होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे पैसे लगाना। तो इसमें क्या बात कर रही है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ऑब्टेन बाय एक्सक्लूडिंग बोथ रेवेन्यू रिसीट्स एंड नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल। तो रेवेन्यू रिसीट माइनस करेगा और नॉन कैपिटल जो मैं बता रहा था वो, जैसे कि लोन वगैरह है, ये सब चीजें माइनस करेगा। तो ये ठीक है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट यही होगा। फिस्कल डेफिसिट तो पता है ना, एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू जो आता है। The primary deficit is the gross fiscal deficit minus gross interest liabilities. Gross interest liabilities minus ग्रॉस नहीं होगा, ये नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी होगा, क्योंकि जो होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट होता है तो प्राइमरी डेफिसिट निकलता है हमारा। तो ये वाला बात गलत है, ये नेट होना चाहिए यहाँ पे। पहला तो सही लग रहा है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, इसका आंसर 1 होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं 24 का ए, ठीक है। देखो, जब भी सरकार खर्च, देखो सबसे पहले हमें पता है सरकार के पास पैसे आएंगे और वो खर्च करेगी। तो जो पैसे आएंगे वो हमारा हो जाएगा रेवेन्यू, और जो खर्च करेगा वो हो जाएगा एक्सपेंडिचर। दोनों को माइनस कर देते हैं तो आ जाता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। इतना तो ठीक है, सबको पता होता है। अब दूसरी बात, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलेगा, जो टोटल एक्सपेंडिचर जो सरकार टोटल खर्च कर रही है उसमें से हम माइनस करेंगे रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन क्रिएटिंग रेवेन्यू रिसीट जो कि पैसे आ रहे हैं, और ये वाला नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट वैसे जैसे कि मान लो कि डिसइन्वेस्टमेंट मान लो इसमें, जैसे कि कुछ अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने बेचा था ना एयर इंडिया, तो वो जो पैसे आ रहे हैं वो सरकार का तो कुछ नुकसान तो करा नहीं रहा है, वो एक्स्ट्रा पैसे ही आ रहे हैं। तो जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, प्राइवेटाइजेशन वगैरह होता है, तो वो पैसे जो आते हैं, या फिर लोन रिकवरी होती है, या फिर कुछ ऐसी चीजें बेचते हैं, जैसे भारत सरकार मान लो सोच रही थी कुछ टाइम पहले, करेंगे तो नहीं वैसे, बीएसएनएल को प्राइवेटाइज करने का। तो वो जो पैसे, जैसे कि एयरपोर्ट को दे दिया इन्होंने अडानी ग्रुप को, तो वो जो पैसे इनके पास आते हैं वो होता है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। तो उसको रेवेन्यू रिसीट के साथ प्लस करके टोटल एक्सपेंडिचर से माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। इतनी बात याद रखना। और इसमें क्या याद रखने वाली है, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। देखो ग्रॉस, जहां जहां में ग्रॉस पूछना है फिर से माइनस करवा रहे हैं। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी, जैसे मान लो कुछ लोन वगैरह ले रखे इन्होंने, तो उसमें उसको माइनस करेंगे हम। पीछे क्या लिखा था, यहाँ पे ग्रॉस नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी लिखा था, यहाँ पे होगा नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो ये बात याद रखने की है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है ये चैप्टर बहुत ज़्यादा, तो इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना, एक दो क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रश्न हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। देखो, भारत में आपको अगर पता हो तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व चाइना के पास है, ठीक है, वो ऑफिशियल सरकारी। लेकिन भारत में लगभग 27-28 हज़ार टन लोगों के घरों में पड़ा हुआ सोना, गहने जो महिलाएं पहनती है, या फिर वैसे भी। तो जब अभी वर्तमान सरकार है जो एनडीए की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बने थे, तो उस टाइम पे इन लोग को ये था कि बहुत ज़्यादा सोना देश में पड़ा हुआ है तो यूज़ नहीं आ रहा है, तो इसको घर में रख के तो कुछ होगा नहीं,
तो उसका हम मोनेटाइज करें उसको। अब लोगों से अगर ये कहते हैं कि सोना रखो यहाँ पे, लोग डर जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी के पास पैसा है तो वो दिखाएगा तो सरकार टैक्स लगाने लगेगी। तो इन्होंने कुछ तरीका निकाला उसका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड करके लोगों से निकलवाने के लिए। तो ये इन्होंने कहा कि आप इसको हमारे पास रखिए और इस पे जो होगा हम आपको इंटरेस्ट देंगे, कुछ पूछे पाछेंगे नहीं कितना है कहाँ से है ये सब। मतलब ये कुछ क्लॉज था कि मतलब ज़्यादा पूछताछ नहीं होगी। और उसके बाद सरकार आपको जब भी चाहिए होगा इस पे, तो जो उस दिन सोने का रेट चल रहा होगा वो सरकार आपको पैसे वापस कर देगी इंटरेस्ट मिलने के साथ, जो बाई बीच में इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। दीज आर इश्यूड बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, बिल्कुल आरबीआई करता है सरकार के कहने पे। द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, अभी ये शुरू में चला था उस टाइम पे बहुत काफ़ी पॉपुलर था, लेकिन अभी इसका थोड़ा कम हो गया वैल्यू, मतलब वैल्यू नहीं वो मांग मार्केट में। द वैल्यू ऑफ दीज बॉन्ड इज टाइड टू द वैल्यू ऑफ गोल्ड। बिल्कुल ठीक है, जो मार्केट रेट चल रहा होगा सोने का वही देंगे पैसा। दीज आर ट्रेडेड ऑन बोथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो क्या NSE BSE आप जब भी देखते होंगे, सेंसेक्स आज इतने पॉइंट गिरा, BSE इतने, मतलब ये वही है सेंसेक्स, मतलब स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। तो ये उस पर लिस्ट होता है। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा, क्या पूछा, नॉट करेक्ट पूछा है ना। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है। NSE BSE पे लिस्ट है तो नॉट करेक्ट पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन हो जाएगा इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है मुझे नहीं पता है। एक्सप्लेनेशन में दिया है इन्होंने, सिर्फ बता दिया कि क्या क्या होता है, मैंने पूरा कहानी बताया था। तो आरबीआई इशू करता है सरकार के कहने पे, और इसका वैल्यू होता है टाइड होता है गोल्ड से, क्योंकि जो उस टाइम पे कोई रखेगा नहीं ना, फिर सोने का दाम बोलेगा सोने का दाम कल को बढ़ जाएगा तो फिर तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो सरकार वही दाम देती है जो उस टाइम पे सोने का रेट चल रहा होता है। ये जैसे कि G-Sec या SGB जो सोवरेन गोल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, वैसे ही सोवरेन गारंटी देती है सरकार, तो किसी को धोखा होने का भी डर नहीं रहता है, मतलब पैसे मिल ही जाएंगे। और इसको यूनियन बजट 15-16, देखो 14 में सरकार बनी थी ना NDA की, 15-16 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। और NSE BSE पे लिस्टेड है, ठीक है 2016 से। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कंसिडर द फॉलोइंग, एक सेकेंड, कंसिडर द फॉलोइंग पर्सनल इनकम, गुड्स प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज, फीस ऑन सर्विसेज रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव कैन बी सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू बाय द गवर्नमेंट। सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट मतलब किससे किससे सरकार को टैक्स मिल सकता है। ठीक है, पर्सनल इनकम पे तो टैक्स लेते ही हैं, अभी इन्होंने 12 लाख का स्लैब कर दिया है तो उसके ऊपर वाले को तो टैक्स, 12 लाख वाले भी मतलब अभी फ्री हो गए, तो पहले तो वो 7 लाख ही था। तो ठीक है, ये बात सही है, पर्सनल इनकम पे टैक्स ले सकते हैं, टैक्सेबल इनकम है, मतलब टैक्स सरकार के पास रेवेन्यू आता है। जो हमने ऊपर भी देखा था ना, जो रेवेन्यू के दो टाइप थे, टैक्स नॉन टैक्स, तो ये वही उसमें से ही टैक्स पार्ट का पूछ रहा है। गुड्स प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, इस पर GST लगता ही है। इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री, जो कस्टम ड्यूटी हम देते हैं या फिर एक्साइज ड्यूटी देते हैं, तो इस पर भी टैक्स लगता है। फी ऑन सर्विसेज रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट, देखो जो हम सरकार कुछ काम करती है उस पर टैक्स नहीं लगता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं अगर, तो जैसे कि मान लो पासपोर्ट वगैरह बनवाना है तो कुछ अलग से हमें फीस देनी पड़ती है, तो वो टैक्स नहीं हुआ, वो सरकार का होगा। जो अलग से इनकम आते हैं, नॉन टैक्स इनकम आता है, वो वाला होगा इनकम। और जैसे कि अगर मान लो रेलवे का टिकट कटाते हो IRCTC से, तो 10-12 रुपये जो एक्स्ट्रा लगते हैं, वो वाला सर्विस की बात कर रहा है ये, तो वो टैक्स नहीं है, वो तो प्लेटफॉर्म फी हो गया, मतलब चार्ज लिए सरकार काम करने का, तो उसको टैक्स नहीं मानेंगे हम। तो फोर्थ ये बात गलत हो जाती है, 1 2 3 हो जाएगा इसका आंसर, ओनली 3। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अब इसमें भी पूरा लंबा चौड़ा कहानी दे रखा है यार। टैक्स रेवेन्यू मैंने बता ही दिया, कुछ एक्स्ट्रा है क्या इसमें। पेपर टैक्सेस मतलब वही जो टैक्स देते हैं वही होता है, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ लोन। देखो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो जैसे फीस वाला बताया था हमने, जो लोन्स का रिकवरी होता है उसको कह सकते हैं डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट। फीस एंड जैसे चालान वगैरह करता है उसको भी इसमें ले सकते हैं, रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट। कैश एड इन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, या तो फिर जो एड आते हैं, तो ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC। इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी ओन्ड फुल्ली बाई गवर्नमेंट। देखो ये NSDC है, ये पूरा सरकार नहीं देखती है, क्योंकि जब सरकार इसको लेके आई थी स्किल इंडिया डेवलपमेंट, जब मिशन शुरू किया था इन्होंने, तो सरकार ने इसको प्राइवेट प्लेयर, जैसे पिछली बार भी बजट में आपको याद है जो इंतरिम बजट आया था अभी पिछली बार लास्ट ईयर जुलाई में, उसमें भी इन्होंने स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस किया। तो ये जब स्किल डेवलपमेंट ने इन्होंने फोकस किया
ये वैसे तो एग्जिस्टिंग बॉडी है काफ़ी पहले से, लेकिन अभी वर्तमान सरकार ने इस पर काफ़ी जोर दे दिया है तो स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो ये प्राइवेट प्लेयर को इंगेज करते हैं, तो पूरा सरकार इसमें नहीं है, फुल्ली ऑन गवर्नमेंट क्यों नहीं है। इसमें काफ़ी लोग जैसे कि एसोचेम अगर सुना होगा तो एसोचेम का भी इसमें कुछ हिस्सा होता है। फिक्की हमने क्वेश्चन किया था ना, गांधी जी ने लीड रोल गांधी जी के कहने पर बनाया था, उधर करसोन दास कौन थे यार, कोई दास थे उन्होंने, तो फिक्की भी है इसमें, मतलब प्राइवेटली ओन में। कॉन्फेडरेशन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया भी ऐसे ये भी है, तो ये गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज द नोडल एजेंसी, ये ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू स्टैब्लिश एंड रन पब्लिक इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट, हाँ ये भी ठीक ही है। इसका यही मेन उद्देश्य है कि स्किल डेवलपमेंट करना है पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तो इसका आंसर पहला गलत है, तो 2 ओनली हो जाएगा। देखो ये पता नहीं क्यों ऐसे ओनली 1 ओनली 2 वाले में ज़्यादातर ओनली 2 आंसर रहते हैं, ऐसे लगाना नहीं, लेकिन मतलब ज़्यादातर ऐसा देखा मैंने अब तक। तो 27 का बी देखो, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ इंडियन वर्कर्स टू इजराइल इज बीइंग फैसिलिटेटेड, अच्छा देखो ये क्वेश्चन करंट अफेयर से उठा है। अभी इजराइल में जब ये गाजा और इजराइल ये जो उधर लड़ाई चल रही है, तो वहाँ पे पैलेस्टीनियंस जो इजराइल के साथ जो कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम कर रहे थे, या फिर बाकी स्किल वाले भी जो काम कर रहे थे, तो लड़ाई होने के बाद उनको हटा दिया था इजराइल ने, या फिर खुद भी वो भाग गए थे। तो वहाँ पे अचानक से लोगों की कमी पड़ी थी, फिर भारत सरकार और इजराइल सरकार में, वहाँ की इजराइल की सरकार ने भारत सरकार को बोला था कि अगर आपके पास कुछ स्किल्ड लेबर हो, कुछ लोग हों, तो अगर हमें काम करने के लिए दे सकते हैं तो दे दीजिए। उसके विषय में ये क्वेश्चन पूछा है कि तो वो किसने फैसिलिटेट कराया था इजराइल एम्बेसी के साथ मिलके, NSDC ने कराया, ठीक है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट है ये। तो पढ़ते हैं आगे क्या दिया इसमें। NSDC देखो बना था 31 जुलाई 2008 में, कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 25 के अंतर्गत। और ये मैन पावर मतलब भारत में स्किल डेवलपमेंट पे ये काम करता है। इसमें क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है वो पूछे, देखो इसमें भारत सरकार का 49% हिस्सेदारी है, बाकी NSDC में 51% में काफ़ी और लोग हैं। इसमें नाम नहीं दिया है, अगर नाम नहीं दिया है तो इसमें नाम अगर लिखना चाहो तो लिख लेना। एसोचेम भी है इसमें पार्टनर, और फिक्की है, और है CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ये भी CII, तीनों है। और फिर वो भी ब्रेकआउट करें तो 10 बड़ी कंपनियां इसमें मेजर स्टेक होल्डर हैं। तो 51% में काफ़ी लोग हैं प्राइवेट प्ले। अगला प्रश्न करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैपिटल मार्केट, फिर से आया देखो कैपिटल मार्केट। दे डील इन अ डेट एज वेल एज इक्विटी इन इंस्ट्रूमेंट, डेट और इक्विटी दोनों में डील करते हैं, बिल्कुल ठीक है, कैपिटल मार्केट में डील होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड कमर्शियल पेपर आर सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट नहीं, ये मनी मार्केट में होता है। तो कैपिटल मार्केट तो वही ना जो हम शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, तो ये है, तो ये मनी मार्केट में होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जैसे कि FD वगैरह होता है, तो ये होता है ना कि आपको इतने पैसे जमा किए हैं आपने बैंक में, या फिर तो उसको मान सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये मनी मार्केट की बात है, ये गलत है। पब्लिक पार्टिसिपेशन इज लिमिटेड इन कैपिटल मार्केट कंपेयर टू द मनी मार्केट, पब्लिक पार्टिसिपेशन इज लिमिटेड इन द कैपिटल मार्केट कंपेयर टू द मनी मार्केट, उल्टा लिखा है ये। आजकल तो पूरा पब्लिक बढ़ चढ़ के कैपिटल मार्केट में हिस्सा ले रही है, मनी मार्केट में नहीं होता। मनी मार्केट में बड़े लोगों की बात होती है, इन्वेस्टर वगैरह, या फिर जिनके पास बहुत पैसे हैं वो लोग डील करते हैं इसमें, तो ये बात भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ओनली 1। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। 28 का ये है, ठीक है। कैपिटल मार्केट रेफर्स टू द फाइनेंशियल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी बैक्ड सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। These markets facilitate the flow of capital between investors such as individual institution entities that require financing, ठीक है। Various type of securities capital market is stocks, जैसे कि दुनिया भर का ऐड आता रहता है हमेशा, बॉन्ड, सिक्योरिटी, ये सब कुछ होता है। म्यूचुअल फंड भी आपने सुना होगा, म्यूचुअल फंड सही है, डेरिवेटिव्स, ये सब कैपिटल मार्केट के हिस्से हैं। इसका एक बहुत बढ़िया सा नोट्स है, कुछ देखता हूँ मैं, अगर मिला तो भेज दूंगा। अच्छा यहाँ पे दिया भी है थोड़ा बहुत, देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। प्राइमरी मार्केट अच्छा ये मैंने ऊपर बताया भी था, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल और मनी मार्केट देख रहे हैं ना। देखो वैसे भी देख लेते हैं, फर्स्ट टाइम देखो पहली बार IPO आएगा तो प्राइमरी मार्केट में आएगा, उसी कंपनी का अगर दोबारा से शेयर होगा तो उसको हम फॉलो ऑन ऑफर करते हैं, तो बॉट एंड सोल्ड करते हैं, तो सेकेंडरी मार्केट हो जाता है। कंपनी सेल करते हैं सीधे इन्वेस्टर को, IPO आप भी पैसे लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है, इन्वेस्टर सेल टू इन्वेस्टर। और यहाँ पे इन्वेस्टर जैसे कि आप एक बार लिस्ट हो गए कंपनी में, एक बार स्टॉक खरीद लिया तो आप खुद बेचेंगे, आप कंपनी से मतलब नहीं रहेगा उसका, कंपनी तो ऑनर, उतने शेयर के ऑनर तो आप हैं, तो आप सीधे इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर बेच सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में।
कंपनी फिक्सेस प्राइसेस, यहाँ पे मार्केट डिटरमाइन करता है डिमांड और सप्लाई पे। जैसे कि मार्केट जब भी क्रैश होता है तो फिर लोगों का पैसा इसी वजह से डूबता है, क्योंकि वो पैसे पहले महंगे में खरीद लेते हैं, बाद में पैसे डूब जाते हैं। फर्म रेजेस फंड फॉर लॉन्ग टर्म, और ये प्रोवाइड लिक्विडिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, ठीक है। अब देखो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर, ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। कमर्शियल पेपर जैसे कि अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी पता नहीं है क्या है, मुझे नहीं पता है, एक बार देखना पड़ेगा। इट इज शॉर्ट टर्म, अच्छा दिया इसी के बारे में, शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूट बाय द कंपनीज टू रेज फंड जनरल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। अच्छा, एक साल के अंदर के कम के लिए अगर कोई कंपनी कोई पैसे इकट्ठा करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट दे रही है, लिख के दे रही है कि ये पैसे इतने आपसे हमने लिए, तो उसको कहते हैं अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी, ठीक है। इसका मैच्योरिटी होता है 14 दिन से 1 साल तक का, इशूड एट द डिस्काउंट टू देयर फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू मैंने ऊपर देखा था क्वेश्चन में, क्या था वो, तो कूपन कूपन वाला जो क्वेश्चन आया था एक, आरबीआई वाला। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सिक्योरिटी बॉन्ड विच इज इशूड बाय द बैंक डिपॉजिट, जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं उसको कहते हैं। मनी मार्केट डील्स इन शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट डील्स इन लॉन्ग टर्म, 1 से 5 साल का, ये ज़्यादा पैसे वाले लोग इसको प्रेफर करते हैं। इसमें दिया नहीं है क्या। फाइनेंशियल कैपिटल एसेट का ये सोर्स है, डील्स इन बॉन्ड्स एज वेल इक्विटी। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, कैपिटल मार्केट तो ऊपर देखा था, ये पैसे वाले लोग इसको ज़्यादा देखते हैं। इसमें जनरल पब्लिक पार्टिसिपेशन का लिमिटेड होता है, पब्लिक पार्टिसिपेंट इनसिग्निफिकेंट, ये तो अपने ऊपर देखा ही था। रात के 2:30 बज गए, नींद भी आ रही है मुझे, फिर इसको जितना हो सकता है फटाफट करके खत्म करते हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन इन कैपिटल मार्केट इज क्वाइट एक्सटेंसिव, स्पेशली व्हेन कंसीडरिंग द ब्रॉडर रेंज ऑफ इन्वेस्टर। देखो पब्लिक पार्टिसिपेशन शेयर मार्केट में ज़्यादा होता है तो कैपिटल मार्केट में रहेगा, मनी मार्केट में पैसे वाले लोग का मतलब रहता है, तो इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन कम रहता है, क्योंकि पैसे वाली बात है ज़्यादा, तो आरबीआई देखता है, और इसमें धोखाधड़ी ना हो तो भी इसके लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी अलग से बना दिया है। इसमें कुछ दिन पहले भी आरोप भी लगे थे इनकी जो चेयरमैन है माधुरी बुच, उन पे कुछ धोखाधड़ी, लेकिन वो मामला दब गया था, तो इससे हमें लेना देना नहीं है। वैसे ये न्यूज़ में है, इसको देख लेना सेबी को एक बार अलग से, अगर देखते हैं अगर कहीं पे है एक्स्ट्रा तो कर लेंगे। अगला प्रश्न करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे बस। कंसिडर द फॉलोइंग situation: decrease of interest rates in India, decrease in demands for foreign goods, expectation of future appreciation of foreign currency. How many of the above situation could lead to the appreciation of Indian rupee? किस किस कारण से पैसे का रेट बढ़ सकता है। पैसे का रेट जैसे कि डॉलर की तुलना में मान लो, तो ये बढ़ सकता है। डिक्रीज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया, अगर भारत में इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो पैसा एप्रिशिएट नहीं करेगा, घट जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कैपिटल फ्लो बाहर को होगा। जैसे कि मान लो विदेशी पैसे यहाँ पे लगा रहे हैं, उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा तो वो रुकेंगे। एफपीआई यही तो करते हैं, तभी तो मार्केट हमेशा गिरता रहता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो पैसा निकाल लेंगे, तो उस टाइम पे दिक्कत होगी, तो ये गलत है जहाँ तक मुझे लगता है। डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन गुड्स, अगर फॉरेन गुड्स की डिमांड कम होती है तो भारत के पास पैसा अपने पास रहेगा, डॉलर की डिमांड कम रहेगी तो अप्रिशिएट करेगा, ये ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, हाँ ये हो सकता है। जैसे कि मान लो किसी के पास पहले से लग रहा हो उसको कि आगे चल के शायद डॉलर का दाम बढ़ जाए, तो होल्ड करके रखेगा अपने पास, तो उससे क्या होगा कि मार्केट में डॉलर या फिर जो फॉरेन करेंसी है उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, और डिमांड ज़्यादा रहने के कारण फिर मार्केट डिस्टॉर्ट होगा, तो इस कारण से रुपी अप्रिशिएट हो सकता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर अप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, तो ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए, एक सेकेंड, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर अप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी का दाम बढ़ने वाला है तो यार एक सेकेंड, डिक्रीज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया, अगर इंटरेस्ट रेट घटता है भारत में, इसका आंसर देख लेते हैं यार, इसमें डाउट लग रहा है मुझे। आंसर देखते हैं 29 का, 29 का ये आंसर दिया है, कौन सा सही है? ऑप्शन 2 सही है इसका, और गलत कौन सा है? ऑप्शन 2 सही तो मतलब बाकी तीनों गलत, दोनों गलत है, तीसरा गलत है और पहला गलत है। देख लेते हैं क्यों गलत है, इसको फटाफट पूरा पढ़ जाते हैं फिर बंद कर देंगे इसको, ये सेशन यहीं पे। एक्सचेंज रेट रेजिम देखो, 2 फ्लोटिंग, और इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है पहले यूपीएससी। मार्केट फोर्स, देखो मार्केट डिटरमाइन करता है ये वाला रेट, और ये फ्लेक्सिबल, ये फिक्स होता है एक्सचेंज जो मैनेज होता है। अफेक्टिंग द एक्सचेंज रेट इन फ्लेक्सिबल सिस्टम, डिमांड और सप्लाई
वो मतलब डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करता है। डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन गुड्स, तो इसके कारण मजबूत होगा रुपये, ये तो ठीक है, तुमने सही किया था। स्पेकुलेशन से क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर अप्रिसिएशन of foreign currency can lead to the increased demand for foreign currency in present causing its depreciation. increased demand of foreign, अच्छा देखो, हाँ अगर विदेशी मुद्रा का अगर डिमांड भारत में बढ़ जाता है तो भारत की जो अपनी करेंसी होगी वो डिप्रिशिएट करेगी, क्योंकि उनकी इसका खुद का डिमांड तो कम हो गया, दूसरे का डिमांड बढ़ गया, तो ये होगा, ठीक है, डिप्रिशिएट करेगा इसमें, ये बात सही है। स्पेकुलेशन में सोच लिया था हमने, एग्जैक्ट कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इसका एग्जांपल भी दिया है, जैसे मान लो कि अगर किसी को पता चले कि पाउंड बढ़ने वाला है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पाउंड इकट्ठा करने लगा, तो रुपये के डिमांड सप्लाई वो मतलब डिप्रिशिएट होने लगा रुपये। फिर इंटरेस्ट रेट, हायर इंटरेस्ट रेट अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, लोअर इंटरेस्ट रेट डिस्करेज फॉरेन इन्वेस्टर लीडिंग टू डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो ये तुमने सही कहा था, फिर गलत कैसे हो गया ये? अगर डिक्रीज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया, अगर भारत का इंटरेस्ट रेट घटता है तो रुपया अप्रिशिएट, अच्छा अप्रिसिएशन पूछा ना यार, डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है। तो देखो अगर लोअर इंटरेस्ट रेट होगा तो इसके कारण लीडिंग टू डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, क्योंकि पैसे भारत से बाहर लोग निकालने लगेंगे, ये मैंने बताया था मैंने, फिर वो उल्टा हो गया कुछ। इनकम लेवल्स, जैसे इन लोगों की इनकम लेवल बढ़ेगी, स्पेंडिंग एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट करने के लोगों की क्षमता बढ़ेगी, तो ठीक है, देखा हमने। बंद करेगा इसको, क्या हुआ टाइम? 3:30 बजने वाले हैं, एक क्वेश्चन करके बंद कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट बॉडी हेड्स द इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन, इसको लेट करता है यार, ये तो इजी क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करता है इसको। एजुकेशन से तो कोई लेना देना है नहीं, एएसआई तो खुद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, और इंडियन काउंसिल रिसर्च और कल्चर रिलेशन भी इसको विदेशों में भारत का अपना मतलब जैसे कि योगा हो गया, डांस वगैरह, बॉलीवुड, ये सब प्रचार करवाने के लिए, भारत अपना कल्चर को बढ़ाने के लिए आईसीसीआर का प्रयोग करते हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है ये। सॉरी, इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च कमीशन, ये इसका नया लोगो मोटो बना है, इसमें कुछ देखने का है नहीं, वेयर हिस्ट्री इज प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर, ठीक है, इसका मोटो ट्रांसलेट करते हैं, इसमें क्या है? ये 1919 में बना है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। 1919 वही जलियांवाला बाग मसकर हुआ था जो पंजाब में। 1919 में एक काम और हुआ था, पहला भारत का लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था, ये याद रखना। जो ऊपर हमने एग्रीकल्चर सेंसस देखा था, तो भारत का लाइव स्टॉक सेंसस भी सबसे पहली बार 1919 में हुआ था, ये बात याद रखनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बंद करते हैं अब इसको हम, एक क्वेश्चन बढ़िया दिख गया, इसको भी कर ही लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस एसईजेड। देखो एसईजेड वो होता है जो कि सरकार को लगता है कि इन्वेस्टमेंट ले आना है लेकिन कोई कर नहीं रहा होता है, तो सरकार बोलती है हमें टैक्स नहीं लेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये मान लो कि विदेशी टेरिटरी होते हैं भारत में, जैसे भारत में अभी बन गया एक नया एसईजेड, बहुत वीआईपी, गिफ्ट सिटी करके गुजरात में है, तो देखते हैं। एसईजेड ऑपरेट अंडर द प्रोविजन ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005, बिल्कुल ठीक है। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू एस्टैब्लिश एसईजेड, बिल्कुल ठीक, राज्य सरकारें भी करती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कर रखा है, नोएडा में, तेलंगाना में कर रखा है, हैदराबाद में। तो इससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि और एक सुरक्षा का माहौल रहता है कंपनियों को कि वो एक तरीके से सिक्योर टेरिटरी, पैसे भी कम लग रहे हैं, और सरकार भी कुछ इंसेंटिव देती है, सब्सिडी वगैरह भी देती है लैंड वगैरह में भी, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तो ठीक है, एसईजेड अच्छी चीज़ है, और इस पे दोनों कर सकते हैं, स्टेट और सेंट्रल दोनों। इट इज डीम टू बी फॉरेन टेरिटरी फॉर द ट्रेड ऑपरेशन ड्यूटीज एंड टैरिफ, बिल्कुल ठीक है। इसको मतलब अपने देश या उसका हिस्सा नहीं मानते हैं, ताकि वहाँ के कायदे कानून नहीं लागू होते हैं। जैसे गिफ्ट सिटी में भी इसीलिए ये लोग इतना भारत सरकार पैसे लगा रही है कि उसको दूसरा सिंगापुर बनाने का इनका प्लान है, मतलब सिंगापुर के पैरेलल, तो ये बात भी ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा 31 का सी। ये हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं बंद हम आंसर देख के। 31 का सी है, ठीक है। बाकी कहानी मैंने बता दी थी, वही चीज़ इसमें लिखा होगा, उससे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है मुझे लगता है, तो यहाँ पे बंद कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अगले सेशन में मिलते हैं। बाकी एक दो सेशन में खत्म हो जाएगा मुझे लगता है जहाँ तक। शुभ रात्रि, बाय बाय।